નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે છે એ વ્યાકરણનો એક નાનો એવો પોઈન્ટ જે છે એ સૌથી અગત્યનો છે એ આપણે લેશું, જેનું નામ છે હિન્દી કે વિરામ ચિહ્ન। તો તમારા મનમાં એમ થશે કે આ વિરામ ચિહ્ન એટલે શું? તો ભાષા જે છે કોઈ પણ પ્રકારની હોય એ ભાષામાં વિરામ ચિહ્નનું ઘણું બધું મહત્વ હોય છે। વિરામ એટલે આરામ। આપણે ઘણીવાર જે છે એ કામ કરીને ખૂબ થાકી જતા હોઈએ છીએ, તો આપણે પણ આરામ લેવાની જરૂર પડે છે। એવી રીતે ભાષાની અંદર આપણે લખતા હોઈએ અને ક્યારેક ક્યારેક આપણે બોલતા હોઈએ, લખતા અને બોલતા હોઈએ ત્યારે જે છે એ શબ્દો જે આપણે બોલીએ છીએ એનો ભાવ પ્રગટ કરવા માટે અને ક્યાંક ક્યાંક અટકાવવા માટે જે છે એ કેટલાક જે છે વિરામ ચિહ્નોનો આપણે પ્રયોગ કરીએ છીએ। જો તમે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ ન કરો તો ભાષા જે છે એનો મૂળ જે ભાવ છે, વાક્યમાં રહેલો ભાવ જે છે એ તમે સમજી શકતા નથી। એટલે આપણે વિરામ ચિહ્નનું આજે મહત્વ સમજવાનું છે કે વિરામ ચિહ્ન ક્યાં ક્યાં લગાવવામાં આવે છે અને એ વિરામ ચિહ્ન ન હોય તો કેવા અર્થના આપણે અનર્થ કરી શકીએ છીએ એ આપણે જોઈશું। પરંતુ વિરામ ચિહ્ન જે છે એ સૌથી મહત્વનો અગત્યનો પોઈન્ટ છે। આજકાલના બાળકો જે છે એ વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરતા જ નથી બિલકુલ, અને સીધું લખાણ કરે છે, એની અંદર ક્યાંય અલ્પવિરામ, પૂર્ણવિરામ, અર્ધવિરામ કે કઈ ગુરુ વિરામ જે છે એનો ક્યાંય પણ કોઈ ઉપયોગ થતો નથી। તો આજે આપણે એ ભાષા શક્તિ જે છે, આપણી ભાષાની જે છે એ શક્તિ વધારવા માટે જે છે અને સાથે સાથે જોડણી સુધારવા માટે અને ખાસ કરીને જે છે એ આપણો લેખન સુધરે અને આપણા જે છે એ મુખ્ય જે ભાષાનો હેતુ છે એ સુધરે એ માટે આપણે વિરામ ચિહ્ન જે છે એ મેં આજે લીધા છે। કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ આ વિરામ ચિહ્નનો પ્રયોગ બિલકુલ કરતા નથી। તો આમ તો હિન્દીમાં જે છે 13-14 વિરામ ચિહ્નો છે, એમાંથી આપણે આજે 4નો અભ્યાસ કરીશું। આ 4 જે છે વિરામ ચિહ્નો ક્યાં અને કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે એ આપણે જોશું, જેથી કરીને તમે પણ લખતી વખતે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખી શકો છો। સૌથી पहला છે अल्प विराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है पूर्ण विराम और चौथा है उपविराम या गुरु विराम कहा जाता है। सबसे पहले हम अल्प विराम की बात करते हैं। उसकी निशानी क्या है? छोटा सा ऐसा हम लिखते हैं अल्प विराम। भाषा में सबसे ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है। अल्प विराम और पूर्ण विराम ऐसे जो विराम चिन्ह है, इसका हम सबसे ज़्यादा जो है उपयोग करते हैं। और ये अल्प विराम है हम कहाँ कहाँ लगाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अल्प विराम जो है वो हम कई सारे संज्ञा, कई सारे विशेषण और कई सारे शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न, 4 भाई थे। तो हमें ज़्यादा शब्द लिखने हैं, ज़्यादा संज्ञा लिखनी है, ज़्यादा विशेषण लिखना है, तो हमें उसके पीछे अल्प विराम जरूर करना है। राम, लक्ष्मण, और यदि हम और शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे हमें अल्प विराम नहीं लगाना है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न,
और शब्द लिखते हैं तो हमें अल्प विराम नहीं करना है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। राजेश, महेश, जयेश, सुरेश खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जितने शब्द होंगे उसके पीछे हमें अल्प विराम लगाना है, लेकिन अंतिम जो शब्द है उसके पीछे हमें अल्प विराम नहीं लगाना है। राजेश, महेश, जयेश और सुरेश जो है अंतिम शब्द है, इसलिए हमें उसके पीछे अल्प विराम नहीं लगाना है। तो सबसे पहला हम अल्प विराम कहाँ लगाएंगे कि जब सबसे ज्यादा संज्ञा, विशेषण और बहुत से नामों के पीछे हम अंतिम नाम को छोड़कर सभी के पीछे हम अल्प विराम लगा सकते हैं। और यदि हम और शब्द का प्रयोग करें तो अंतिम शब्द जो है उसके बाद जो और शब्द आता है उसके पीछे हमें अल्प विराम नहीं लगाना है। दूसरा हम अल्प विराम कहाँ लगा सकते हैं? तो दूसरा अल्प विराम संबोधन के तुरंत बाद में अल्प विराम लगाया जाता है। यदि हम किसी को बुला रहे हों और संबोधन करते हों तब हमें अल्प विराम जरूर लगाना है। जैसे कि दादाजी, खाना तैयार है। पिताजी, आप बाजार में से खिलौने ले आना। तो यहाँ पर देखिए दादाजी, पिताजी, माताजी, यदि पत्र में हम किसी का संबोधन करते हैं कि पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य दादाजी, प्रिय मित्र, तो यह एक संबोधन है। संबोधन के पीछे भी हमें अल्प विराम जरूर लगाना है। पहला जो है वह आपके मन में बैठ गया होगा। सबसे पहले बहुत से नाम आए, संज्ञा या सर्वनाम, तो उसके अंतिम नाम को छोड़कर सभी के पीछे अल्प विराम लगाना है। यहाँ संबोधन के बाद हमें अल्प विराम लगाना है। अगला देख लेते हैं। संबोधन के बाद और हाँ, ना, सचमुच, अतः आदि शब्दों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। एकाक्षरी अक्षर जो होता है हाँ, ना, वो एकाक्षरी अक्षर है। यदि हम किसी से बातचीत कर रहे हो और उसमें हमें हाँ, ना का प्रयोग करना है तो उसके पीछे हमें अल्प विराम जरूर लगाना है। सचमुच, अतः आदि शब्दों के पीछे हमें अल्प विराम जरूर लगाना है। जैसे कि हाँ, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। हाँ,
मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ हा जो है वो एकाक्षरी अक्षर है और इसके पीछे हमें अल्प विराम जरूर लगाना है ना। आज मैं बाजार नहीं गया। तो यहाँ पर ना शब्द है, तो हा ना एकाक्षरी अक्षर है, उसके पीछे भी हमें अल्प विराम लगाना है। सचमुच, सत्य की जीत होती है। सचमुच, अतः, हाँ, ना आदि शब्दों के पीछे हमें अल्प विराम जरूर लगाना है। तो आपको यह समझ में आ गया कि किसी संबोधन के बारे में कहा गया हो, एकाक्षरी अक्षर हो, उसके पीछे हमें अल्प विराम जरूर लगाना है। उसके बाद कहाँ पर अल्प विराम लगाना है ये देख लेते हैं। तो क्योंकि, किंतु, परंतु, जो, तो, उसके आगे हमें जो है अल्प विराम लगाना है। क्योंकि, किंतु, परंतु, ऐसे शब्दों के आगे अल्प विराम लगाया जाता है। वाक्य में यदि आपको किंतु, परंतु, क्योंकि ऐसे शब्द दिखाई दे तो उसके आगे जो शब्द हैं, दो उपवाक्य जो होते हैं, उसको अलग करने के लिए हमें अल्प विराम लगाना चाहिए। जैसे कि आज बारिश होगी क्योंकि काले बादल छा गए हैं। आज बारिश होगी, तो ये पहला वाक्य हो गया है, इसलिए यहाँ वाक्य जो है वह अधूरा है और उसके आगे हम क्योंकि लगते हैं, क्योंकि यानी कि उसका कारण देते हैं, तो यह वाक्य अधूरा है, इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि के आगे हम अल्प विराम लगाते हैं। आज बारिश होगी, यहाँ थोड़ा ठहराव है, विराम यानी अल्प विराम यानी थोड़ा सा ठहराव, यानी कि हमें अटकना है। आज बारिश होगी क्योंकि काले बादल छा गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों के आगे हमें अल्प विराम जरूर लगाना है। यदि हम अल्प विराम नहीं लगाते हैं तो कैसा अनर्थ होता है, यह हम देख लेते हैं। अल्प विराम नहीं लगाने से क्या होता है। पहला देख लेते हैं, रोको मत जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो। तीसरा है रोको मत जाने दो। यहाँ पर 3 वाक्य देखिए आप,
रोको मत जाने दो, रोको फिर अल्प विराम, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तीनों वाक्य का एक ही शब्द है, लेकिन इसको बोलने में, इन तीनों वाक्यों को यदि हम बोलेंगे तो इसमें से ये दो वाक्य आपको अच्छे लगेंगे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर कोई उसका अर्थ नहीं निकलता, रोको मत जाने दो। और यहाँ पर यदि हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और उसका उच्चार करेंगे, रोको मत जाने दो, रोको यानी अल्प विराम यानी ठहरना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह लगाने से कितना वाक्य हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पहले वाक्य का अर्थ हमें अच्छी तरह से भाव नहीं समझ आता, उसका भाव जो है वह हम समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर देखिए रोको मत जाने दो, उसे रोक लो, यहाँ पर रोक लो मत जाने दो। यहाँ रोको यानी कि यहाँ पर थोड़ा ठहराव है, रोको मत जाने दो यानी कि उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे जाने दो। तो ये दो वाक्य है, उसमें हमें कुछ अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन पहला वाक्य जो है उसमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए हमें उसमें क्या कहना चाहते हैं यह पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार विराम चिन्ह को लगाने से हमें बहुत से अर्थ समझ में आ जाते हैं। जो शब्द का वाक्य में जो क्या भाव होता है वो भाव भी हमें समझ में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह और किन जगह पर लगाया जाता है। जैसे कि विराम चिन्ह जो है हमें संवाद में, संवाद लेखन में किसी की बात कह रहे हूँ, बातचीत के दौरान हमें कहा शब्द के पीछे हमें अल्प विराम लगाना चाहिए। जैसे बिच्छू ने कहा नन्ही बहन मुझे बचा लो। किसी के बोले हुए शब्द, संवाद यानी किसी से बातचीत हो रही हो तो ऐसे में कहा शब्द के पीछे अल्प विराम लगाया जाते हैं, या फिर हम अवतरण चिन्ह के बाद, अवतरण चिन्ह से पहले अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि बिच्छू ने कहा, कहा शब्द जो है उसके पीछे हमें अल्प विराम लगाना है और वह अवतरण चिन्ह से पहले आता है। उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कहा शब्द चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस ने कहा चलो दिल्ली। तो किसी के बोले हुए शब्द जो है उसमें कहा शब्द आएगा तो उसके पीछे हमें अल्प विराम लगाना है, या फिर जो अवतरण चिन्ह होता है उसके आगे हमें अल्प विराम लगाना है। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, अल्प विराम यानी थोड़ा विराम, अल्प यानी थोड़ा सा ठहराव। थोड़ा सा जब हम वाक्य में बोलते समय या लिखते समय ठहरते हैं तो उसके बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। और अर्ध विराम क्या है? आधा विराम। अर्ध विराम यानी आधा विराम, यानी कि अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम।
पूर्ण विराम में क्या होता है कि वाक्य पूरा हो जाता है, उसके पीछे और कोई दूसरा वाक्य जो वाक्य से उपवाक्य से नहीं मिलता हो तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। लेकिन अर्धविराम में क्या होता है कि वाक्य जो है वह अधूरा होता है, अधूरा होता है और दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम यानी कि एक वाक्य जो है वह अधूरा है और उसके पीछे विवरण दूसरे वाक्य का है तो तब हम अर्धविराम लगाते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे, हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं स्वर्ग का वर्णन करते हैं पाताल का वर्णन करते हैं लेकिन कीचड़ का वर्णन कभी नहीं करते। यहाँ पर वाक्य को देखिए, सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक वाक्य जो है जैसे कि हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, यहाँ वाक्य अधूरा है इसलिए अर्धविराम रखा जाता है। हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, स्वर्ग का वर्णन करते हैं, और शब्द नहीं लगाना है, हमें और शब्द नहीं लगाना है तो हम अर्धविराम को रख सकते हैं क्योंकि यहाँ वाक्य जो है वह अधूरा है। अधूरा वाक्य जो होता है उसके पीछे 2-3 वाक्य और होते हैं, उसके एक वाक्य जो होता है उसके पीछे 2 उपवाक्य होते हैं, तो उन उपवाक्यों को सभी को एक साथ जोड़ने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, वाक्य अधूरा है। स्वर्ग का वर्णन करते हैं तो यहाँ भी वाक्य अधूरा है। पाताल का वर्णन करते हैं तो यहाँ भी अर्धविराम आएगा। पाताल का वर्णन करते हैं लेकिन कीचड़ का वर्णन कभी नहीं करते। तो पूरा का पूरा जो वाक्य है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला जो वाक्य है उसके पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार जो वाक्य अधूरा होता है उसके बीच में हमें अर्धविराम का चिन्ह लगाना चाहिए। कई सारा वर्णन हो, एक ही बात का हम वर्णन करने जा रहे हो तब हमें उसके पीछे अर्धविराम लगाना चाहिए। और दूसरा हमें अर्धविराम कहाँ लगाना है कि किसी ने कोई डिग्री ली है तो एक साथ 2 डिग्रियों का वर्णन होता है तो हमें उसके पीछे अर्धविराम लगाना है। जैसे MA, MA, B.Ed, MA B.Ed, MA और B.Ed दोनों की डिग्री एक साथ बोलना हो, आपने कौन सी डिग्री ली है तो MA B.Ed, MA MPhil, MA PhD, तो MA उसके बाद अल्पविराम तो जरूर लगाना है। और उसके बाद यह अधूरा वाक्य है, अधूरे जो वाक्य होते हैं उसके पीछे हमें क्या लगाना है, अर्धविराम लगाना है। तो MA उसके बाद हम अर्धविराम लगाएंगे MA B.Ed। हमने लेखक ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है
तो यहाँ 2 डिग्री एक साथ लिखनी हो तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो अर्धविराम जो है वह 2-3 जो अधूरे वाक्य होते हैं उसको जोड़ने के लिए हमें अर्धविराम का जो है प्रयोग करना चाहिए। अगला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जो है और अल्प विराम जो है उसका हमें भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होता है। तो पूर्ण विराम जो है उसका क्या मतलब है? सबसे पहले अल्प विराम यानी थोड़ा विराम, अर्ध विराम यानी कि आधा विराम जो अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा होता है और पूर्ण विराम से थोड़ा कम होता है। पूर्ण विराम यानी संपूर्ण विराम। जब वाक्य का पूरा अर्थ आ जाता है, वाक्य पूरा हो जाता है, तब हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब कर सकते हैं कि जब एक वाक्य जो है वो संपूर्ण पूरा हो जाता है, बीच में कोई उसकी बात न हो और दूसरे वाक्यों में जो भाव है वो बदल जाता है, तब हम पूर्ण विराम लिखते हैं। जैसे कि आम का फल मीठा होता है। तो यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, उसमें कोई शब्द का अर्थ अधूरा नहीं रहता है, इसलिए वहां हम पूर्ण विराम लगाते हैं। महेश खेल रहा है। तो यहाँ पर भी वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए हम जो है वह पूर्ण विराम लगाते हैं। कहावत के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। यदि हम कहावत का प्रयोग करते हैं तो उसके अंत में हमें पूर्ण विराम लगाना है। जैसे कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यहाँ एक कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन कार्य में लग जाना। यदि हम कहावत का प्रयोग करते हैं तो उसके अंत में पूर्ण विराम हमें जरूर लगाना है। दूसरा देख लेते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। दुकान अच्छी होती है लेकिन वहाँ पर जो खरीदारी हम करते हैं उसमें से मिठाई जो है वो अच्छी नहीं होती, तब हम ऐसी कहावत कहते हैं। तो हमें पूर्ण विराम कहाँ लगाना है? यदि वाक्य पूरा हो जाता है, उसका दूसरे वाक्य के साथ कोई भाव नहीं बैठता हो, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। कहावत के अंत में हमें पूर्ण विराम लगाना है। उसके बाद पूर्ण विराम हम कहाँ लगाते हैं? तो किसी का सजीव वर्णन करना हो तभी हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। यदि हम किसी पशु पक्षी मनुष्य पदार्थ नदी पर्वत आदि का वर्णन करते हैं तो उसमें हमें उस वर्णन में बीच बीच में पूर्ण विराम लगाना है। जैसे मदन 9-10 साल का लड़का था।
उस बाल सुनहरे, आंखें नीली, गोरा चिट्टा रंग, कोरा चिट्टा रंग, आंखों में चंचलता। तो यहाँ पर एक 9-10 साल के लड़के का वर्णन है, जैसे कि मदन 9-10 साल का लड़का था। वो दिखने में कैसा था, तो उसका जो सजीव वर्णन करते हैं तो एक एक शब्द के पीछे पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे उसके बाल कैसे थे, बाल सुनहरे थे, यहाँ थे हमने नहीं लगाया, बाल सुनहरे, आंखें नीली, गोरा चिट्टा रंग, आंखों में चंचलता। यह जो है मदन का बाह्य जो देखाव है उसके बारे में लिखा गया है। तो जहाँ वर्णन सजीव किया जाता है, उसके बारे में कुछ भी कहा जाता है, तब हम सजीव वर्णन करते हैं तो उसका तब हमें पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग करना, पूर्ण विराम जो है वो लगाना चाहिए। पूर्ण विराम यानी संपूर्ण आराम, यानी कि यहाँ पर वाक्य जो है पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। और चौथा है उपविराम या गुरु विराम भी कहते हैं। उसकी निशानी है 2 विसर्ग के, उपविराम यानी उसको गुरु विराम भी कहते हैं, उसका निशान है ऐसा। और इसका उपयोग, उसका क्या मतलब है, गुरु विराम जो पूर्ण विराम से भी ज्यादा जो है विराम लेता है उसे गुरु विराम भी कहते हैं या उसे उप विराम भी कहते हैं। उसका प्रयोग हमें कब करना है, तो जब हम वर्णन करते हो और उसका विवरण देने के लिए हमें गुरु विराम का प्रयोग करना है। जैसे 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ हमें विवरण करना हो तब हम गुरु विराम का प्रयोग करते हैं, उसे उप विराम भी कहते हैं। 4 वर्णन है, 4 वर्ण है, तो 4 वर्ण है, यहाँ पर हमें लंबा विराम लेना है, यानी कि गुरु विराम रखना है। उसके बाद 4 धर्म है, धर्म, सॉरी 4 विकार है, 4 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। 4 मनुष्य के मन में 4 विकार होते हैं। चारों विकार का वर्णन कैसे किया, 4 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। यदि हमें किसी का विवरण देना हो और उसके विवरण देना हो और वाक्य में एक से ज़्यादा जो है प्रकार को देखना हो, जैसे कि संज्ञा के 5 प्रकार
है व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाव। यदि किसी का हमें विवरण देना हो और उसके प्रकार बताने हो, किसी का विवरण देना हो, तब हमें गुरु विराम लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में आपको मैं और विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ।